पूरी तरह से भ्रष्टाचारी व्यवस्था है। सरकार ने कुलपति बना दिया, कुलपति ने प्रिंसिपल बना दिया, कुलपति के आरएसएस की शाखाओं से सारे दीक्षित हो गए, तो सब अपने अपना कैंडिडेट, अपना रिश्तेदार, अपना कैडर भर रहे हैं। ये आरोप दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर लगाया जा रहा है। ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि कारण बताओ ना। किसी को नौकरी पर रखने का मेरिट होती है, इंटरव्यू होता है, ये किस आधार पर निकालना है बाहर? सर पिछले कई साल से आप मंच पर मनुवाद को कोस रहे थे बाकायदा। इससे इंटरव्यू का कोई राष्ट्र वास्ता नहीं है। टीवी पर बैठकर आरएसएस के विचार का प्रचार हो सकता है तो एंटी आरएसएस विचार का प्रचार भी तो हो सकता है। चेयरमैन एक इग्नू से एक तिलकधारी आया हुआ है, वो हर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तिलकधारी जा करके इंटरव्यू ले रहा है और वो जा करके अपने यहाँ बोल रहा है कि सारे संघ विरोधियों को हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया। तुम कहाँ लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक नियम और कायदे में, यूजीसी में कहाँ लिखा हुआ है कि विचारधारा देखकर किसी की नौकरी छीनोगे या लोगे या नौकरी से दोगे? जा रहे हैं सीबीआई जांच, ईडी जांच की मैं मांग करता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति को लेकर के। हमारी तो नौकरी तुमने छीन ली, हम बर्बाद हो गए, लेकिन हम ऐसे तुम्हारी नौकरी छीनने से न बर्बाद हुए न तुम्हारे एहसान से यहाँ तक आए थे। अपने दम पर कलम और किताब लेकर आए थे और सच बोलने की तालीम लेकर आए थे, तो अपनी कलम और किताब के दम पर यहाँ तक पहुँचे, उस कलम और किताब के दम पर आगे बढ़ेंगे। सड़क पर भीख मांगने नहीं 35 साल 40 साल जाएंगे, चाय बेचने नहीं, पकौड़े तलने नहीं जाएंगे, उस कलम और किताब के दम पर कोशिश करके एक अच्छा जीवन जी लेंगे। अपने यूनिवर्सिटी के काफी टीचर्स आए हैं, पूर्व सांसद भी आए हैं, वर्तमान सांसद आए हैं, पूरा विवरण क्या है सर प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज दिल्ली के प्रेस क्लब में शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ मुहिम के तहत एक बड़े सवाल, देश में शिक्षा के सवाल पर ये बैठक हुई। इसमें देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, फेड कूटा के नेशनल प्रेसिडेंट, तमाम शोधार्थी, विद्यार्थी सब मिल करके शिक्षा की बर्बादी के खिलाफ, शिक्षा पर हो रहे तमाम तरह के हमलों के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। और इसका हालिया वाक़या ये था कि अभी हाल ही में खुद मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय की नौकरी से निकाला गया और आज हमारे बीच तमाम वो भी सांसद थे जिन्होंने संसद से बहिष्कृत कर दिया गया था हमें दिल्ली विश्वविद्यालय से। असल में ये एक आगाज़ था, मामला अकेले एक व्यक्ति का नहीं है कि लक्ष्मण यादव को दिल्ली विश्वविद्यालय की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो हम आंदोलन करने जा रहे हैं। सवाल केवल इसका नहीं है, सवाल उन सैकड़ों शिक्षकों का है जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी वजह नहीं बताई गई। तो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके तमाम सिलेक्शन कमेटी इस बात का पूरे देश की जनता को जवाब दें कि वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है जिसमें 100 में 96 नंबर के एपीआई वाले को बाहर कर दिया जाता है, गोल्ड मेडलिस्ट को बाहर कर दिया जाता है। 14 साल से इस दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक को 14 मिनट के इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। तो बाहर करने का आधार क्या है, क्यों नौकरी नहीं दी गई और किस आधार पर नौकरी दी जाती है? इसी सवाल को उठाकर हमने ये देखा और दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं देश भर के विश्वविद्यालयों में अब एक खास किस्म का माहौल है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा पूरे देश के लोगों के सामने की गई है कि विश्वविद्यालयों में नौकरियां अब मेरिट देखकर नहीं दी जा रही। वरना दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग बताएं, उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने किस आधार पर किसी प्रोफेसर को नौकरी से निकाला और किस आधार पर किसी बहुत कम मेरिट वाले, किस प्रोसेस से आपने किया। एक तो मेरिट आपने बंटाधार किया, तो बहुत कम योग्यता वाले लोगों से आप शिक्षकों के नियुक्ति दे करके उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य से खेलने का मौका दे रहे हैं। भविष्य बर्बाद होगा विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास टीचिंग अनुभव नहीं है, मेरिट कम है। चलो, जब मेरिट का बात आप मानते हो तो उसके अगले सवाल का जवाब दीजिए कि आपके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। क्या आपने कोई मेरिट बनाई, कोई कट ऑफ बनाई, किसी आधार पर आपने देखा क्या कि किसको हम नौकरी में दे रहे हैं तो उसकी मेरिट और कट ऑफ क्या है? इनकी जो चयन प्रक्रिया है वो निहायत करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर नौकरी दी जा रही है, आरएसएस के कैडर देकर नौकरी दी जा रही है, किसी का रिश्तेदार है तो उसको नौकरी दे दी। तमाम लोग बाहर से पर्ची लेकर के अपने प्रोफेसर लोग इंटरव्यू में बैठते हैं। 1 मिनट 1.5 मिनट के इंटरव्यू होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। कल्पना करिए देश के तमाम विश्वविद्यालयों में
20 साल जिस काम का पढ़ाई की आपने, डिग्री ली, शोध में लेख लिखे, 2 सवाल भी ढंग से 2 मिनट के इंटरव्यू में नहीं पूछे जा सकते। 2 मिनट का इंटरव्यू, 3 मिनट का इंटरव्यू, एक दिन में 100 लोगों के इंटरव्यू, और एक ही सिलेक्शन कमेटी के लोग बार बार घूम करके आएंगे, क्योंकि उनकी सेटिंग, जैसे एक प्रधानमंत्री बन गया ना, तो अब कौन चुनाव कर रहा है मुख्यमंत्री का ये नहीं पता, आपको ऊपर से एक मुख्यमंत्री भेज दिया जाएगा, जाओ हमने तुमको मुख्यमंत्री बना दिया, जाओ जो करना है करो। मुख्यमंत्री ने ऊपर से नीचे कर दिया, जाओ हमने ये मंत्री बना दिया, अब इसको जो करना है करो। वो नीचे वाले को ऐसे ही सेंट्रलाइज काम हो रहा है। वैसे ही ऊपर से एक वाइस चांसलर बना दिया गया कि जाओ ये वाइस चांसलर बन गया, अब वाइस चांसलर अपने मिजाज के लोगों को प्रिंसिपल बना दे। सिलेक्शन कमेटी कौन तय कर रहा है? वाइस चांसलर तय कर रहा है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और सिलेक्शन कमेटी में जो लोग आ रहे हैं, वो लोग अगर एक दिन में 100 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं कोई मेरिट नहीं बन रही कि अगर पहला व्यक्ति इंटरव्यू दिया है तो उसके इंटरव्यू में उसको कितना नंबर दिया, और 100वां व्यक्ति जो आपके पूरे दिन में इंटरव्यू दिया उसको कितना नंबर दिया। चेहरा भूल जाएंगे आप, नंबर कुछ लिखा नहीं है। तो जब 5 दिन बाद आप 1,500 लोगों का इंटरव्यू, 1,000 लोगों का इंटरव्यू, 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद जब वो सिलेक्शन करने बैठते हैं, तो वो कैसे सिलेक्शन करते हैं? कोई मेरिट नहीं बनती। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जेब में पहले से कैंडिडेट लेकर आते हैं, और पूरी तरह से भ्रष्टाचारी व्यवस्था है। सरकार ने कुलपति बना दिया, कुलपति ने प्रिंसिपल बना दिया, कुलपति के आरएसएस की शाखाओं से सारे दीक्षित हो गए, तो सब अपने अपना कैंडिडेट, अपना रिश्तेदार, अपना कैडर भर रहे हैं। ये आरोप दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर लगाया जा रहा है। हम इस आरोप के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने ये सवाल करते हैं, आपकी अगर प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है तो आप लोगों के सामने बताइए कि किस मेरिट वाले, कैसे प्रोसेस से आप नियुक्ति कर। दूसरी बात, जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसमें विचारधारा का हमला किया जा रहा है, और विचारधारा का हमला सिलेबस बदलने में किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति से पूरा शिक्षा व्यवस्था बर्बाद की जा रही है। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक व्यक्ति की नौकरी के लिए नहीं है। हमारे पहले 700-800 लोग नौकरी से निकाले गए, बस केवल दिक्कत ये हुई कि उनमें से कोई बोलता नहीं है, क्योंकि वो बोल देगा तो अगली बार उसको नौकरी नहीं मिलेगी। सुन लेना पहले पूरे उसे नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए कोई विश्वविद्यालय में बोलता नहीं है। चुपचाप लोगों को नौकरी छीन ली गई। कोई चला गया अपने खेत खलिहान में काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट में चला गया। ये विश्वविद्यालय बर्बाद होने के लिए छोड़ दिए गए। हमने ये आगाज़ किया कि नहीं, हम बोलेंगे, और इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि विश्वविद्यालयों को बर्बाद होने से बचाने के लिए आज एक हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, और देश भर में लोग इस आंदोलन के लिए बोल रहे हैं, शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ, तभी देश बचेगा। जी सर, आपके साथ में 6 और प्रोफेसर भी निकाले गए। नहीं भाई सुनो, वो कोई निकाला नहीं गया, वो टर्मिनेशन का लेटर होता है। टर्मिनेशन में हिंदी डिपार्टमेंट में मान लो 5 लोग काम कर रहे हैं, तो सारे एडहॉक पर काम कर रहे हैं, तो 5 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 5 में से 5 को टर्मिनेट किया जाएगा, बाकी 4 को परमानेंट नियुक्ति दे दी गई अलग अलग पेपर पे। तो हम क्या करेंगे, हम उन 5 लोगों से 5 तो परमानेंट हो गए, तो उन 5 का नाम तो हम दे नहीं सकते ना भाई, हम अपने जिम्मे ले सकते हैं। अगर हम उनका नाम न मिटाते तो ये सवाल हमारे ऊपर होता कि आप दूसरे की प्राइवेसी क्यों जग जाहिर कर रहे हैं। और उन 5 में से बाकी 4 परमानेंट हो गए उसी जगह पर। आप कॉलेज की वेबसाइट पर चेक करो आप, और बाकी 3 जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट के थे, उनमें से एक लेडी जो मुस्लिम लेडी है, उनको भी 4-5 साल पढ़ाने के बाद निकाल दिया गया। कोई बोलता नहीं है बस ना। नौकरी से सब 5 लोग नहीं निकाले गए, अकेला मैं। मेरे इंटरव्यू बोर्ड में जब आखिरी दिन सिलेक्शन कमेटी बैठ रही है, तो पहली लाइन ये बोली जा रही है, लक्ष्मण यादव को बाहर करना है, बाकी चाहे किसी की नौकरी दे दो। यही मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रिंसिपल बताएगी कारण क्या है। मेरे लोग, आप इधर खड़े चलो, आप मेरे लोग भी बताएं कि क्या उसकी वजह है। ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि कारण बताओ ना। किसी को नौकरी पर रखने का मेरिट होती है, इंटरव्यू होता है, ये किस आधार पर निकालना है बाहर? सर, पिछले कई साल से आप मंच पर मनुवाद को कोस रहे थे बाकायदा, इससे इंटरव्यू का कोई वास्ता नहीं है। टीवी पर बैठकर आरएसएस के विचार का प्रचार हो सकता है, तो एंटी आरएसएस विचार का प्रचार भी तो हो सकता है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर राज्यसभा का सांसद हो सकता है, एक बीजेपी से हो सकता है, एक दूसरी पार्टी से हो सकता है, तो कोई संविधान की बात कर सकता है। नियम नहीं बाधा बनता। हम बाहर क्या करते हैं, इसका नियम विश्वविद्यालय का हमारे ऊपर लागू नहीं होता। विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस होते हैं, और हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, तो इससे नियम बाधित नहीं होता। लेकिन आपकी विचारधारा जुदा है यूनिवर्सिटी के विचारधारा। हम भी जानना चाहते हैं क्या विचारधारा देखकर नौकरी दी जाती है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं विश्वविद्यालय में नौकरी देने के, उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा है कि उसकी विचारधारा भी चेक की जाएगी कि जब कांग्रेस सरकार होगी तो कांग्रेसी को रखा जाएगा, आरएसएस बीजेपी की सरकार होगी तो आरएसएस वाले को रखा जाएगा। कहाँ लिखा है, दिखाओ।
और अगर नहीं लिखा है तो इसके आधार पर तुम किसी को नौकरी दे या नौकरी छीन कैसे सकते हो। तमाम वो लोग निकाले गए दिल्ली विश्वविद्यालय से जो इस तरह के वोकल भी नहीं है, उनको क्यों नौकरी से निकाला। हम इसलिए बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालय का सिस्टम करप्ट हो चुका है, पूरे विश्वविद्यालय पर विचारधारा का हमला हो रहा है, सिलेबस बदला जा रहा है और फीस महंगी की जा रही है। विश्वविद्यालय बर्बाद हो जाएंगे अगले 30-40 साल बाद। पहली पीढ़ी बहुजनों की आई है, गरीब कमजोरों की पहली पीढ़ी आई, उनको बर्बाद विश्वविद्यालय मिलेंगे। इसलिए हम एक बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं। सर, जो प्रोफेसर होते हैं क्या ठेके पे लिए जा सकते हैं, जबकि एजुकेशन तो जीवन पर्यंत चलेगी? नहीं, देखिए, नौकरी होती है ये। ठेके पर प्रोफेसर का मतलब ये होता है कि जो एडहॉक पर प्रोफेसर रखे जाते हैं वो लोग 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने थे, इसलिए वो लोग 4-4 महीने करके बढ़ाते चले गए। हम भी ये पूछना चाह रहे हैं 14 साल हमें क्यों पढ़वाया। अब एक बात सोचिए ना, 14 साल पढ़ाने के बाद आप 14 मिनट के इंटरव्यू में कहते हैं कि आप प्रोफेसर बनने लायक नहीं है, तो 14 साल हमने जिन बच्चों को पढ़ाया इसका मतलब हमने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। क्यों पढ़वाया हमसे? 14 साल में 40 बार मुझको रिन्यूअल का लेटर मिला है, 40 बार यूनिवर्सिटी कहती रही कि आप ठीक टीचर हैं, पढ़ाते रहिए। 14 बैच के बच्चों को हमने पढ़ा दिया और 14 मिनट के इंटरव्यू में तुमने कह दिया कि अब ये प्रोफेसर बनने लायक नहीं है, तो इसका मतलब वो 14 साल तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। इसका दोषी कौन है? 14 साल मुझे ढोक रखा है, इसका दोषी कौन है? इसलिए ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, करप्ट है। बाहर के लोगों को पता नहीं है, वहाँ के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि आप अपने विश्वविद्यालय को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। सर, डीयू का प्रॉब्लम पूरे देश के यूनिवर्सिटी, हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में यही हो रहा है। हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में विचारधारा का हमला है। नई शिक्षा नीति से जब शिक्षा का सिलेबस बदलेगा तो पूरे देश का बदलेगा ना। पूरा अगर 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में जाएगा तो गरीब कमजोर मजलूम के पूरे देश के बच्चे प्रभावित होंगे। अगर वहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोर्स बनेंगे, जो कोर्स बिक सकता है वो बेचो, तो ये बिकेगी अगर शिक्षा, तो पूरे देश के गरीब कमजोर मजलूम कैसे 5 साल से आप सरकार को निशाने पर ले रहे थे बहुत कायदे से। हाँ बोलिए, और पूरा बोलिए। आपने सर सरकार की बहुत बड़ी आलोचना किया 4-5 साल के दौरान। नहीं, ये तो हमारा अधिकार है ना, नागरिक होने के नाते। अगर कोई हमें सही को सही, गलत को गलत कहना है तो शिक्षा हमें सिखाती है। हम अगर विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हम यही तो सीखते हैं कि गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। अगर हम ये नहीं कहे तो इसका मतलब जिंदा नागरिक ही नहीं है। तो ये तो हमारा फर्ज है कि हम सही और गलत को बोलें। आपके आंदोलन की भविष्य की क्या? हम चाहते हैं कि पूरे देश में अब शिक्षा और संविधान को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी जाए। मैं तो पूरे देश के नागरिकों से अपील करता हूँ, मुझे टैग करके अपने अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के आंकड़े भेजिए, उनकी तस्वीरें, फोटो भेजिए, और हमें भी अगर मौका मिला हम अपनी योजना बनाएंगे, पूरे देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय घूमेंगे और देखेंगे कि सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ हैं, गरीब कमजोर के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या हालत है विश्वविद्यालय की, शिक्षा की, रोजगार की। और शिक्षा और संविधान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। इसलिए आप देश की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, लेकिन आप अच्छे वो प्रोफेसर कैसे नहीं बन पाए? कहाँ खामी देखते हैं? हम भी यही जानना चाहते हैं कि मेरे कॉलेज के सिलेक्शन कमेटी जरा मुझे ये बता दे। मेरा इंटरव्यू, अगर मेरा सबसे इंटरव्यू अच्छा हुआ, वहाँ के मेंबर बोल रहे हैं कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। मुझसे पुराना उस कॉलेज में कोई सीनियर नहीं था, मुझसे ज़्यादा एकेडमिक स्कोर नहीं था, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन सी वो काबिलियत थी जो मेरे सिलेक्शन कमेटी में बैठा मेरा प्रिंसिपल नहीं पहचान पाया। मेरा जो है चेयरमैन एक इग्नू से एक तिलकधारी आया हुआ है, वो हर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तिलकधारी जा करके इंटरव्यू ले रहा है, और वो जा करके अपने यहाँ बोल रहा है कि सारे संघ विरोधियों को हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया। तुम कहाँ लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम और कायदे में, यूजीसी में कहाँ लिखा हुआ है कि विचारधारा देखकर किसी की नौकरी छीनोगे या लोगे या नौकरी से दोगे? तुम कौन होते हो ये किसी को अंदर करने वाले, किसी को बाहर करने वाले? इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट है। इसमें भाई भतीजावाद चल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें पूरी तरह से विचारधारा का हमला चल रहा है, और 100% इंटरव्यू को वेटेज देने पे ये रिटायर्ड टीचर घूम घूम करके ये इंटरव्यू ले रहे हैं। किसी की बेटी को नौकरी दे दी तो आप वो 10 जगह वही काम करेगा जो ऊपर से कह दिया जाएगा। तो आप किसी की बेटी को, किसी की बीबी को नौकरी दे दोगे तो उसके बाद उससे जो मन चाहे करा लो। यही दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, देश के कई विश्वविद्यालय में। डॉक्टर रितु पिछले 100 दिन से आंदोलन कर रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, FIR हो गई है इस टिक में, आप कैसे? अब आप सोचिए ना, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को प्रोसीजर फॉलो करके निकाल दिया, डॉक्टर रितु को तो झूठे मुकदमे, झूठे आरोप लगवा के निकलवा दिया। सोचिए क्या विश्वविद्यालय बचा है। सोचिए किसी विश्वविद्यालय में, एक डिग्री कॉलेज में एक टीचर के खिलाफ कंप्लेन हो कि आपके बच्चे आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, और जब उसका जांच करवाया तो पता चला उसमें 80% बच्चे फेक हैं। तो भाई ये बताओ कि संविधान कहाँ बचा है?
इसका मतलब तुम पावर में हो, तुम कुलपति बन गए, तुम डीन बन गए और तुमने अपने बच्चियों की नौकरी लगवा दी। ये जो डीन ऑफ कॉलेजेस है, इसके बेटी की नौकरी लग रही है, तो इसका जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारे रिश्तेदार भरे जा रहे हैं। सीबीआई जांच, ईडी जांच की मैं मांग करता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति को लेकर के। हमारी तो नौकरी तुमने छीन ली, हम बर्बाद हो गए, लेकिन हम ऐसे तुम्हारी नौकरी छीनने से न बर्बाद हुए, न तुम्हारे एहसान से यहाँ तक आए थे। अपने दम पर कलम और किताब लेकर आए थे और सच बोलने की तालीम लेकर आए थे। तो तुम अगर गलत कर रहे हो तो ये सवाल हम तुमसे पूछेंगे कि तुम पूरा सिस्टम करप्ट कर दियो। डॉक्टर रितु को इसी तरह से शिकार बनाया जा रहा है। तमाम देश के कई ठेके पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। स्कूल टीचरों की जाकर देखिए, हालत खराब कर दी गई है। वहाँ पर उनको वेतन पूरा नहीं मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले के शिक्षक लाठी खा रहे हैं, ठेके पर प्रोफेसर रखे जा रहे हैं। तो हम पूरी लड़ाई को ये बनाना चाहते हैं, शिक्षा बचाओ तभी संविधान बचेगा, तभी देश बचेगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की आर्थिक कमर तोड़ दी गई है, नौकरी छीन करके कैसे सर्वाइव कर पाओगे? कोई कमर उमर तोड़ना नहीं है उनका। जो सुनो, आप बात सुनो कि इतना आर्थिक रूप से भले कोई असर पड़ जाए कि सैलरी नहीं आएगी, कुछ और कर लेंगे जीने खाने के लिए। अपनी कलम और किताब के दम पर यहाँ तक पहुँचे, उस कलम और किताब के दम पर आगे बढ़ेंगे। सड़क पर भीख मांगने नहीं 35 साल 40 साल जाएंगे, चाय बेचने नहीं, पकौड़े तलने नहीं जाएंगे। उस कलम और किताब के दम पर कोशिश करके एक अच्छा जीवन जी लेंगे। रास्ते ढूंढेंगे, मुश्किलें आएंगी तो उससे लड़ेंगे। लेकिन समाज के लोगों से एक बात कहना चाह रहे हैं, 14 साल पढ़ाने के बाद एक प्रोफेसर को निकाल के फेंक दिया गया। लोग लड़ रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं लड़ रहे, इसलिए क्योंकि एक पैगाम दे दिया गया है कि अगर विश्वविद्यालय में रहना है तो हमारी तरह गुलाम बन के रहो। हमने गुलामी कबूल नहीं की, हम अपनी ज़मीर और रीढ़ की हड्डी लेकर आए, सच की हड्डी लेकर आए। अगर हम गलत नहीं हैं तो झुकेंगे नहीं, डरेंगे कितनी जारी रहेगी सर? क्या है पूरी भविष्य की योजना? अब अगर हमने नौकरी से निकाले जाने के बाद चुप रहना कबूल कर लिया होता, जाके उनकी गुलामी करके कहते कि भैया नौकरी से निकाल दिया, अगली बार कहीं और रख लो, तो हो सकता है नौकरी मिल जाती। आर्थिक कमर उमर नहीं टूटती, कमर उमर नहीं टूटेगी, बड़ी मजबूत हो गई है। बड़े उम्मीदों के बोझ कंधे पर रख करके यहाँ तक खेत खलियान से निकल कर आए हैं। ये नौकरी छीन करके जो गुमान में थे कि उसको कमज़ोर कर देंगे, मुझे लग रहा है कि हौसला और हिम्मत सच और हक की न्याय की लड़ाई की वजह से बरकरार है। अगला कदम ये होगा कि पूरे देश में शिक्षा और संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में हम एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोई समझे न समझे, हम अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, किताब लिखेंगे, पूरा किस्सा बयां करेंगे 14 साल के प्रोफेसर का। उसका नाम रहेगा ठेके पर प्रोफेसर। आज आपको घोषणा करता हूँ, 1-2 महीने में किताब ले आऊँगा और सारी कहानी बयां करूंगा और बचाने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा और संविधान दोनों को बचाया जाए। आपके जीवन पर होगी वो किताब? संगठन नहीं आ रहे हैं, आपके जीवन पर होगी क्या वो किताब? क्यों नहीं आ रहा? कहाँ सर दिखाई दे रहे हैं सब? कौन? दलित और पिछड़ों के संगठन नजर नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि पूरे देश में जितने भी लोग संविधान को मानते हैं सब नजर आ रहे हैं। अब यहीं आप देख लिया, सब तरह के लोग खड़े हैं। जिसको भी शिक्षा की अहमियत पता है, जिसको भी संविधान की अहमियत पता है, उसे पता है कि हम लोग कौन सी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हम लोग देश की असली लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, शिक्षा और संविधान की। तो जो इन दोनों में यकीन रखता है वो हमारे साथ खड़ा है। कोई चुपचाप खड़ा है, कोई सामने खड़ा होकर लड़ रहा है, कोई सड़क पर आंदोलन कर रहा है, कोई देश में ज्ञापन दे रहा है। हमने एक अपील की, सैकड़ों जगह पर देश में ज्ञापन दिए गए, सैकड़ों जगह पर लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन किए। वो तो सारे समाज के लोग थे। हम आज भी उम्मीद करेंगे कि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा होगा और हमारी हिम्मत को कमज़ोर नहीं होने देगा। हम हिम्मत कर रहे हैं अपने लोगों के दम पर कि सच और हक की लड़ाई लड़ेंगे। समाज भी ये पहचानेगा कि कौन ये कुर्बानी दे रहा है, उसके साथ समाज खड़ा होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। क्या सर राजनीतिक रास्ता अपनाओगे? राजनीति, डॉक्टर लोहिया कहते थे अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीति के शिकार होंगे। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। राजनीति तो हम आज भी कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी एक राजनीति है। सक्रिय हैं हम। आप शायद बात कर रहे हैं चुनावी राजनीति की। उचित समय, उचित परिस्थितियाँ, उचित मौका देख करके उचित निर्णय लिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल उस मिशन और मूवमेंट की लड़ाई जो हम लड़ना चाह रहे हैं, इसको लड़ने की कोशिश करेंगे। वो किताब हमारे निजी जीवन पर भी रहेगी 14 साल के, लेकिन अपनी आंखों से जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय देखे हैं, जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमें बनाया है, उसको बदलते और बर्बाद होते हुए जो अपने आंखों के सामने देखा है, उसका पूरा किस्सा बयां करेंगे। जिन्होंने हमें बनाया है उसकी बर्बादी पर कम से कम हमें तो अफसोस होगा,
इसलिए हम पूरा किस्सा बयां करेंगे और देश से अपील करेंगे, बचा सकते हो तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा तो बचा लो, और अगर महंगी हो गई तो जिसकी जेब में पैसा होगा वही पढ़ेगा। इसलिए हम एक बड़ी लड़ाई का आगाज करना चाह रहे हैं, इसलिए पूरा आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करें कि 2024 के